हम भारतीयों का है ना, चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो, लेकिन खुद का घर होना एक बहुत ही प्राउड और रेस्पेक्ट की बात माना जाता है। और तो और किसी की शादी करेंगे, रिश्ता करेंगे या कहीं पर भी जाएंगे तो ये देखेंगे कि अगले का खुद का मकान है या वो किराए का मकान है। लोग जज जरूर करते हैं इस चीज को, कई बार बात भी करते हैं, देखो जी शर्मा जी का खुद का मकान है, गुप्ता जी का खुद का मकान है, जैन साहब का खुद के मकान है, खुद का दुकान है, खुद की गोडाउन है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी प्रॉपर्टी को ओवन करना कितना एक रेस्पेक्ट, कितना मान सम्मान और कितना एक सोशल स्टेटस सिंबल चीज मानी जाती है। आप चाहे इंडिया के कोई से भी स्टेट, कहीं से भी बिलोंग करते होंगे, लेकिन खुद का घर होना एक अलग स्टेटस सिंबल माना जाता है। उसके पीछे की वजह भी यह है कि जिसकी खुद की जमीन है, खुद का मकान है, उसे लोग रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि उसे लोग जमीन से जुड़ा हुआ आदमी मानते हैं। क्योंकि जो भी किराएदार है उसे एक यही सोचेंगे जी ये तो किराएदार है, अभी यहाँ रह रहे हैं, कल और कहीं इनका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जिनका खुद का मकान होता है, जिनकी खुद की दुकान होती है, लोग उसे अलग ही रेस्पेक्ट से देखते हैं। और हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि आपको किस उम्र में अपना मकान खरीदना चाहिए, किस बजट तक का खरीदना चाहिए, आपके पास कितनी सेविंग होनी चाहिए, और बात करेंगे कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप भविष्य में किसी भी तरह की परेशानियों से बच जाएं और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। बात अगर करें इंडिया में यंग जनरेशन की, तो यंग जनरेशन बहुत है। और आप देख रहे होंगे आसपास में जितने भी यंग जनरेशन है, सब पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कहीं पर जॉब कर रहा है, कोई फॉरेन जा रहा है। हर जगह से यंग जनरेशन अच्छा पैसा कमा रही है, चाहे बिजनेस स्टार्टअप कैसे भी करके। अगर आप एक यंग एज के हैं और आप अगर मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये सोचेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आपका घर बनेगा, किस बजट तक का आपका होना चाहिए, फिर लोन कैसे लेना है, लोन कितना लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अगर आप अपना यंग एज के अंदर मकान खरीदना चाहते हैं तो आपको 5 चीजों का पहले ध्यान रखना चाहिए और उसकी पूरी लिस्ट बनानी चाहिए कि वो 5 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं जिसे आप फुलफिल करते हैं। नंबर 1 जो है वाई, आपको कारण क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए मकान खरीदना चाहते हैं और उसका यूज क्या लेना चाहते हैं। अगर आप वर्तमान में किराए पर रह रहे हैं, या अगर आपका एक मकान है और आप सेकंड मकान खरीद रहे हैं, या आप उसे रेंट पर देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको वो प्लानिंग करनी चाहिए कि इस मकान का आप करना क्या चाहते हैं। आपको खुद के लिए रहने के लिए चाहिए, आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप पर्सनल अलग से खरीदना चाहते हैं। नंबर 2 पर जो आता है करंट इनकम, आपकी करंटली मंथली इनकम कितनी है। नंबर 3 पर आता है सेविंग कितनी है। जी हाँ, कई आदमियों की अपन देखते हैं कि सैलरी 1 लाख रुपए है, लेकिन उनकी सेविंग 10-15 हजार भी नहीं हो रही है। किसी की 50,000 सैलरी है लेकिन वो 30,000 बचा रहा है। तो एक्चुअल में तो आपकी जो सेविंग है उसका कितना परसेंटेज रहता है वो आपको पहले नोट करना रहेगा और डिसाइड करना रहेगा। नंबर 4 पर है कि जॉब अगर आपकी है तो अगर क्या आपका ट्रांसफर हो जाता है तो वो जॉब वहीं पर रहेगी या आपको कहीं दूसरे शहर भी शिफ्ट होना पड़ेगा। और आपकी जॉब कितनी पुरानी है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। नंबर 5 पर है कि अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस कितने साल पुराना है, सेटल्ड बिजनेस है या अभी आप स्ट्रगलिंग फेस में है, या आपको फ्यूचर कहीं और भी सेटल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको इन फ्यूचर बिजनेस और भी कहीं सेटल करना पड़ता है तो वो भी आपको पूरा प्लानिंग करने की जरूरत है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये सोचना है कि जो भी आप मकान खरीदने जा रहे हैं उसके अंदर कम से कम 10 से 15 साल आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर आप उसमें 10-15 साल भी नहीं रहने की प्लानिंग है या आपका ट्रांसफर हो सकता है तो आपको मकान खरीदने की बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है। इसे आप फ्यूचर के प्लान के तौर पर भी ले सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मकान खरीदना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। मकान खरीदने में जिंदगी भर की कमाई और सेविंग लग जाती है, क्योंकि छोटा मोटा पैसा लगता नहीं है। कार या बाइक है नहीं जो आपकी सेल हो गई या उसको आपने चेंज कर लिया। मकान खरीदने का डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन बार बार लाइफ में नहीं लिए जाते हैं और जब भी ले सोच समझ के ले। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे यंग एज के अंदर आपको मकान खरीदना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो ऊपर मैंने चीज़ें बताई उन सबको पहले आप देखें कि उनके हिसाब से आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है, सपोज कीजिए कि वो प्रॉपर्टी 80 से 90 लाख की है और सब खर्चे मिला के वो लगभग 1 करोड़ की पड़ रही है, तो कम से कम आपके पास 25% अमाउंट होना चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर 25% खुद का अमाउंट सेविंग किया हुआ है तो ही आपको मकान खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि 25% भी नहीं है, वो सोचते हैं कि बैंक का लोन ले लेंगे, जबकि लोन एक्चुअल में पूरा मिलता है नहीं। और 25% 20% भी वो किसी रिश्तेदारों से ब्याज पर उठा के लेके आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती मकान खरीदते टाइम लोग यही करते हैं कि उनके पास कुछ भी प्लानिंग होती नहीं है फाइनेंशियल,
इवन एडवांस देने के और टोकन मनी देने के भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको मकान खरीदने की सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोन मिलेगा जो 80-70% के करीब लोन होता है, तो बाकी का अमाउंट आपको खुद को देना रहता है। और आपके अगर इतना भी अमाउंट नहीं है तो फिर आप बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे, और ये पैसे भी कहीं से आपने जैसे तैसे अरेंज कर दिए तो इसकी भी ब्याज आएगा, और वो बैंक के ब्याज से ये ब्याज हमेशा ज़्यादा होगा। जो भी आप अपने रिश्तेदारों से या कहीं से इकट्ठा करेंगे तो ये हर महीने 2-3% का इंटरेस्ट होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 20 से 25% आपके पास खुद की फंड होना चाहिए, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर सकें। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके आने वाले टाइम में भविष्य में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी और मेंटल स्ट्रेस भी आपको नहीं होगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, आमतौर पर जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं। आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो ध्यान रखना चाहिए वो आपकी ईयरली इनकम कितनी है। आपकी साल की कमाई अगर 12 लाख रुपए है तो उसे 5 से गुणा करना चाहिए, यानी कि 60 लाख रुपए हो गए। तो आपको इससे ज्यादा बजट का घर प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होगा ये कि आपकी जो 5 साल की प्लानिंग है उसी के अंदर आप खरीदेंगे तो आपको किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, आपके फादर वाइफ और भी लोग कमाते हैं, तो फिर आप इसे अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सभी जॉइंट फैमिली के अंदर अर्निंग कर रहे हैं और सभी के लिए इंडिविजुअल आप मकान नहीं खरीद रहे हैं और सभी की सहमति से सब मिलके खरीद रहे हैं, तो आप सबका अमाउंट इसमें जोड़ सकते हैं। उसका फायदा ये रहेगा कि इन फ्यूचर जो भी ईएमआई आएगी उसे आप आसानी से पेमेंट कर पाएंगे और आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आपको सेविंग का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको जो सेविंग है वही तो ईएमआई में जाएगी। क्योंकि सारा पैसा आप ईएमआई और किस्त में नहीं दे सकते, क्योंकि फैमिली चलाते हैं, घर खर्चे होते हैं, बच्चों की एजुकेशन की फीस है, ऑफिस जाने का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन है, खाना है, और अभी तो आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो वहां पर भी आप रेंट दे रहे हैं। तो आपकी जो सेविंग है वो कितनी है, वो उस ईएमआई को फुलफिल कर सकती है या नहीं, ये जरूर हमेशा देखें। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपका जो जॉब है वो परमानेंट है, गवर्नमेंट का है, प्राइवेट है, उसकी इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि वो आपका स्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, वो चीज भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपका ट्रांसफर भी अगर दूसरे शहरों में हो सकता है, जैसे आप राजस्थान में रह रहे हैं, आपका ट्रांसफर पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया। इस तरह की अगर आपकी जॉब है तो आपको मकान खरीदने से पहले सोचना चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपका जो बिजनेस है वो कितना पुराना है, उसकी 3 साल की बैंक स्टेटमेंट किस तरह से है, आपका सिविल कैसा है, आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें आपको पहले प्लानिंग करनी चाहिए। और कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप ये जरूर चेक करें कि आपका सिविल स्कोर बैंक में जाकर उसे जरूर चेक करवा लें। क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, प्रॉपर्टी खरीदते टाइम तो एजेंट वगैरह बोल देते हैं कि आपका लोन हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जब वो अपना सिविल लेके बैंक में जाते हैं अपना 2-3 साल का स्टेटमेंट, तो उन्हें लोन में बहुत दिक्कतें आती है। तो एडवांस देने से पहले अपना लोन का जो प्रोसेस आगे फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसे पहले से आप डिसाइड कर लें कि आपको लोन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसका फायदा ये रहेगा कि आप एडवांस देने के बाद उसमें ब्लॉक हो जाएंगे और आपको पूरा पेमेंट करना ही रहेगा, तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो आगे की सोचता है ना वो वर्तमान में परेशान नहीं होता, और जो वर्तमान की सोचता है वो भविष्य में फिर उसको प्रॉब्लम आती है। इसलिए जो आगे की फ्यूचर की प्लानिंग करके अगर आप कोई काम करेंगे तो इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन सब के अलावा आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि आपके अपकमिंग जो खर्चे आ रहे हैं 2-3 सालों में, अगर आपके खर्चे कुछ बढ़ने वाले हैं तो आपको प्रॉपर्टी खरीदते टाइम बहुत ही सोचने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आदमी की कमाई बढ़ती है उसके खर्चे पीछे पीछे अपने आप बढ़ जाते हैं। उसके अंदर आपको गैप बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्तों में लोग कमा तो आपसे भी ज्यादा रहे हैं लेकिन बचत उनके नहीं हो रही है। पैसा कितना भी कमा लो, पैसा हमेशा कम पड़ता है। लोगों से आप यही सुनते हैं कि यार कमाते तो बहुत है लेकिन बचता नहीं है, हाथ में कुछ रहता नहीं है, पैसा टिकता नहीं है। इसके लिए क्या है कि अगर आपकी एज यंग है तो अभी से ही आप सेविंग की हैबिट जरूर चालू कर दें, क्योंकि आज की सेविंग कल का सुरक्षित भविष्य रहेगा। तो इस तरह आपके पास अगर 25% भी अमाउंट देने के लिए नहीं है तो अभी आप अपनी एसआईपी, इन्वेस्टमेंट कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपके पास इन फ्यूचर एक फंड बन जाएगा और उसके बाद आप सही समय पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास बिल्कुल भी फंड नहीं है तो धीरे धीरे करके सेविंग करें, इन्वेस्टिंग करें, और जब एक उचित समय आ जाए, आपको लगे कि हाँ अब मेरा राइट टाइम है, ये सारी चीज़ें मेरे फुलफिल हो रही है और अब मैं अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ, उस समय आप सोच समझ कर अच्छी जगह, बढ़िया लोकेशन पर अपने बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदें। इन फ्यूचर उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इन चीज़ों का ध्यान रखकर। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपके हिसाब से इस वीडियो में अगर कोई कमी रही है तो वो हमें कमेंट करके बताएं।
इन फ्यूचर हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।